अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मईशत के हवाले से बातें हो रही हैं और अब तो बात यह की जा रही है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए जो 1.2 अरब डॉलर की किस्त IMF से दरकार है, यानी IMF बैक ऑन ट्रैक हो जाए, तो उसके लिए कई जो रेवेन्यू जनरेशन के इकदाम हैं वो हुकूमत ने 1 मार्च से लेने शुरू कर देने हैं, जिसमें बहुत सारे नए टैक्सेस जो हैं वो आयद किए जाएंगे। वो एक्सपोर्टर्स की जो इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी है उसको भी रिमूव किया जाएगा, पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ाई जाएगी, इसी तरह से किसान पैकेज भी ख़त्म करना होगा, सेल्स टैक्स भी बढ़ाना होगा, टोबैको पर FED बढ़ानी होगी और इसी तरह के और कई इकदाम लेने होंगे। एक तरफ ये सारे इकदाम होंगे और दूसरी जानिब जो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है उसमें भी बतदरीज इजाफा होता जाएगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब बरसर इक़्तिदार आई थी, यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, तो बार बार नून लीग एक ही बात कहती थी कि पहले भी मुल्क को बचाया है और मईशत को संभाला है, अब भी करके दिखाएंगे। तो क्या उनका ये बयानिया या उनका ये मंत्रा मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है और अब सही करने के लिए क्या करना होगा? क्या इलेक्शन को रोकना होगा या इलेक्शन वक्त से कराने के बाद मामलात बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे? इन फोकस हैं शब्बर जैदी साहब, फॉर्मर FBI चेयरमैन हैं और ऑफ कोर्स मईशत के हवाले से मैं इनको माहिर ही कहूँगी क्योंकि बहुत सारी इनकी तजावीज़ भी रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शब्बर साहब, आपने तो एक तकरीब के अंदर ये कह दिया कि डिफ़ॉल्ट जो है वो एक तरह से मुल्क हो चुका है और अगर हो भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूक्रेन और रूस की भी आपने मिसाल दे दी कि उससे कोई आफत नहीं आ जाती, बल्कि उन ममालिक ने तरक्की भी की है। क्या आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है और सिर्फ हमने ऐलान नहीं किया? देखिए नादिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने कल भी एक सेमिनार में ये बात की थी कि मुल्कों के लिए डिफॉल्ट डेथ नहीं होती, मौत नहीं होती। डिफॉल्ट एक बीमारी है कि आपके पास अपने डेट को रिपे करने के लिए पैसे नहीं है, तो इसलिए आप डिफॉल्ट करते हैं। ये बीमारी है, इसको सही करना होता है। तो जो लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन है कि डिफॉल्ट आएगी तो कोई मौत आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जस्ट मुश्किलात जरूर आएंगी मगर मौत नहीं आने वाली। कंट्रीज बाकी रहते हैं, बल्कि बाकी कंट्रीज ने अपने आप को एडजस्ट किया है। करना पड़ता है जब आपको ये चीजें आती हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि IMF की अगर इंस्टॉलमेंट आ भी गई तो भी पाकिस्तान को अपने कर्जों को रीशेड्यूल करना पड़ेगा और रीशेड्यूलिंग भी नहीं बल्कि करनी पड़ेगी, बल्कि रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो वो भी डिफॉल्ट का ही दूसरा नाम है। इसलिए इसमें हमें सही करने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छा। ना कि हम बिना वजह परेशान हो। पाकिस्तान जैसा मुल्क संभाल सकता है? आपने जो जिस तरह से दूसरे ममालिक की मिसाल थी, श्रीलंका को देखे, कहाँ संभला है अभी तक श्रीलंका? ये क्या आप कैसे कह रही है कि नहीं संभला है? तो आज क्या पाकिस्तान संभला हुआ है क्या? आज के जो 30% की महंगाई है, एलसियां नहीं खुल रही हैं, लोगों में एक बेचैनी है। कराची में रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन डॉलर्स में हो रही है, तो क्या आप इसको संभला हुआ कहती हैं? एक बंदे को ला के सड़क पर आग से मार के दिला दिया जाता है, इसको आप संभला हुआ कहती हैं? हर रोज आप देख लें, डेली आपके पास कल 2-3 आदमी टेररिज्म में मरते हैं। तो क्या कौन सी अलामत है संभालने की जो अच्छा, आप हमें इसको इतनी अहमियत दे रहे हैं? तो लेट्स बी वेरी क्लियर। शब्बर साहब, आप क्या ये कह रहे हैं कि IMF की कड़ी शराइत हम ना माने, ना जाएं, या अगर वो नहीं आ रहा और हम बैक ऑन ट्रैक नहीं हो रहे IMF के साथ तो कोई बड़ी बात नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये दो दो बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। IMF कुछ नहीं कह रहा आपसे, वो सिर्फ ये कह रहा है कि आप फिस्कल डेफिसिट जो है वो आपका बैलेंस नहीं हो रहा, तो आप हमें फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस करके दिखा दें, चाहे लेवी से कराएं, टैक्स से कराएं, किसी तरीके से कराएं। वो बैलेंस नहीं हो रहा तो आप बैलेंस करें। ये उनका डिमांड है, पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो ये डिमांड उनका गलत नहीं है। मगर जो हम रियलाइज नहीं कर रहे कि किसी भी तरीके से हमारे पैसे पूरे नहीं हो रहे अच्छा। और हमें एक मास लेवल पर अपनी टैक्स की एक्सपेंशन करनी है, हम उसके लिए तैयार नहीं है। तो जो हम बहुत जैसे कहते हैं ना, हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, बड़ी बात करने को तैयार नहीं है, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। अच्छा, ये ओके, 170 बड़ी बात बताइए 170 ना, बड़ी बात क्या होनी चाहिए ये बता दीजिए आप। आपको बताता हूँ बड़ी बात क्या है। बड़ी बात ये है कि हमारा जो फिस्कल रिसीट है वो 7,500 बिलियन है। ठीक है। 7,500 बिलियन को आपको 12,500 बिलियन पे लेके जाना है, जो कि तकरीबन 5,000 बिलियन का फर्क है।
उसके लिए फिर आपको ऑल द वे पाकिस्तान में हर सेक्टर को टैक्स करके, दुकानदारों को टैक्स करके, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू करना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट वो करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, हमारा जो कर्जा है उसका जो इंटरेस्ट है वो 4,000 बिलियन के करीब हो चुका है। तो जब तक आप प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ कर्जे को खत्म नहीं करेंगे, या तो उसको राइट ऑफ करके खत्म करेंगे या अपनी प्रॉपर्टी बेच के कर्जा अदा करेंगे। ये दो बड़े काम हैं जो लोकल अकाउंट में आपको करने हैं। इन दोनों कामों को करने के लिए किसी गवर्नमेंट के अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए ये हमारा जो सिस्टम है ऐसे चलता जा रहा है। IMF हमें, उनको भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं, उन्हें ये भी पता है कि हमें आगे जाके कहां जाके गिरना है। तो इसमें मेरे ध्यान में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये 170 बिलियन की टैक्स आगे है, ये सिर्फ खादापुरी है, इससे कोई बुनियादी फर्क आने वाला नहीं है। अच्छा, अब एक चीज बताइएगा शब्बर साहब, आप तो ये भी कह रहे थे कि IMF ये कहता है कि हमसे पैसा लेकर आपने चीन के कर्जे नहीं अदा करने हैं, यानी CPEC के जो कर्ज हैं वो ना, उनकी रीपेमेंट्स नहीं करनी इससे, राइट? हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, उन्होंने आपसे ये गारंटी मांगी है कि आपके पास जो कमिटमेंट्स है अगले टाइम में पैसे आने की, वो आप हमें पूरी करके दें जब हम आपको रिलीज करेंगे। वो कमिटमेंट चाइना से है और सऊदी अरेबिया से है, क्योंकि हमारी जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है वो चाइना की इंस्टॉलमेंट ड्यू है हमारी अगले सालों में। तो अमेरिकन IMF वाले टेक्निकली हमें ये कह रहे हैं कि हम आपको $1.5 बिलियन दे दें और वो आप जाके चाइनीज को दे दें अपनी इंस्टॉलमेंट में, या उनको दे दें IPP में। ये हमें काबिल कबूल नहीं है और उनकी बात, IMF वाली बात जायज है। अच्छा, तो फिर मुझे तो फिर CPEC का क्या होगा? मतलब जाहिर है CPEC हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए, मेरे लिए नहीं, हुकूमत के लिए है। तमाम हुकूमतें जो भी बरसर इक़्तिदार आती है वो CPEC का जिक्र नहीं करती कि गेम चेंजर है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, अब जो है वो नेक्स्ट फेज के अंदर जो है वो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर काम किया जाएगा। खान साहब भी यही कहते थे, मौजूदा हुकूमत भी यही कहती है, बल्कि मौजूदा हुकूमत तो ये कहती है कि CPEC एक तरह से रुक गया था गुज़िश्ता हुकूमत में। आपने मेरी ज़बान से कभी सुना है ये बात? नहीं, आपकी ज़बान से नहीं सुना। मैं यही जानना चाहती हूँ कि फिर चीन से जो पाकिस्तान के इतने ताल्लुकात हैं, हर प्रोजेक्ट हम CPEC के अंदर एक तरह से इंक्लूड कराना चाहते हैं। आपने देखा ही है वो सर्कुलर रेलवे भी CPEC का हिस्सा बने। कितनी सारी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ दौर के अंदर आती रही हैं कि CPEC में ये भी इंक्लूड किया जाए। तो आर यू अगेंस्ट CPEC? 100%। Why? Totally close CPEC. Ryan, let me explain to you. CPEC को आप क्या समझती हैं? बेसिकली आप ये बताइए कि आपके जहन में CPEC क्या चीज है और इसकी कंपोजिशन क्या है और इसमें क्या होना है। देखिए, CPEC जो है वो एक 49 बिलियन का ओरिजिनल प्लान था, जिसमें 11 बिलियन जो थी वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है और 34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। मतलब चाइनीज लोगों ने इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान में, कंपनी से। 11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है उसका कोई ताल्लुक सड़क से, पोर्ट से और उससे है। जो B2B है, जिसको बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, वो है। कोई भी जो हमारा B2B प्रोजेक्ट है, सिवाय पावर प्लांट के जो उन्होंने 17% के ऊपर हमसे बॉन्ड ले लिए हैं, कोई भी 15 साल हो गए CPEC को, तकरीबन 15 साल से आसपास हुआ है, कोई भी रीजनेबल B2B प्रोजेक्ट CPEC में सामने नहीं आया है और ना कभी आएगा। अच्छा। दूसरी बात, जहां आप बात कर रही हैं CPEC की, जो आप सड़क की बात कर रही हैं, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें CPEC में कोई चांसेस नहीं है इमीडिएट फ्यूचर में। अगर आप ये समझती हैं कि इंडस्ट्रियल जोन रशिया कई में जो हम लगा रहे हैं और वो चल जाएगा, तो फिर आप पाकिस्तान की मैशत को नहीं जानते। और मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कह रहा हूं कि आप CPEC को पैक करना पड़ेगा, अभी इसको वापस भेजना पड़ेगा। इसका पाकिस्तान की मैशत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसमें कोई पाकिस्तान की मैशत की बेहतरी है। ये तो शब्बर जैदी साहब, आप वाहिद हैं जो ये कह रहे हैं, और आपने ये बात कहाँ कही है क्या? क्योंकि आपकी तो बड़ी मुलाकातें भी होती हैं स्टेक होल्डर्स से, इस मुल्क की जो सियासत को चलाते हैं। आपने वहां जाकर भी ये बात कही एंड दे एक्सेप्टेड। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको याद हो तो CPEC के ऊपर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी राहील शरीफ के जमाने में, कराची में, बारादरी में, डॉन ने कराई थी। उसमें मैं स्पीकर था। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि CPEC मुझे समझ नहीं आया, आज भी मुझे समझ नहीं आया। और किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट, दुनिया के, पाकिस्तान के किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बुला लें
और उससे पूछ लें, आप मुझे नहीं बुलाएं, किसी भी फाइनेंस को बुला लें और उसे बता दें, पूछ लें कि सी पैक का क्या फायदा है। अगर वो फायदा बता दे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। अच्छा, तो शब्बर जैदी साहब चलें, आपने तो ये सी पैक के हवाले से बिल्कुल ही मुख्तलिफ आप बात कर रहे हैं, जबकि हमने क्या कुछ पढ़ा है उसको तो सिलेबस के अंदर भी शामिल किया गया है। आपको मालूम है, पोस्ट ग्रेजुएट्स इसके बारे में पढ़ते भी हैं। बहरहाल लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपने एक और जिक्र किया, आप कहते हैं नवाज शरीफ साहब को करप्ट बिजनेसमैन जो है वो 92 में पावर में लेकर आए, राइट? और यही मैं जानना चाहती हूँ कि इन करप्ट बिजनेसमैन का जिनका आपने जिक्र किया है वो ज़ाहिर है आज भी एग्जिस्ट करते होंगे। तो ये जो करप्ट बिजनेसमैन है ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए थोड़ी हो, तो तमाम सियासी जमातों के साथ रहे हैं, इनको पकड़ेगा कौन फिर? नहीं, कभी नहीं रहे किसी के साथ। आप किसी भी लाहौर की, कराची की, फैसलाबाद की कोई भी ट्रेड एसोसिएशन बता दें जिसने कभी पीटीआई को या पीपल्स पार्टी को या एमकेएम को या किसी पार्टी को सपोर्ट किया है। जितनी भी ट्रेडर्स की एसोसिएशन है वो सारी की सारी हमेशा पीएमएलएन को सपोर्ट करती रही है, क्योंकि वो सारे टैक्स अवॉइड करते हैं, वो टैक्स नहीं देते, वो टैक्स रजिस्टर नहीं करते। ये ही पॉलिटिकल बेस है। जितने भी आड़ती हैं पंजाब में वो सारे पीएमएलएन के हैं। आप चेक कर लें, पीएमएलएन की एमएनए की लिस्ट उठा लें और फिर देख लें कितने लोग आड़ती का काम करते हैं और वो क्या काम करते हैं। तो ये आप लोगों को शायद पता नहीं है। आप मुझे एक ट्रेड एसोसिएशन का आदमी बता दें जो कभी पीएस पार्टी में रहा हो या कभी जो पीटीआई में रहा हो। इसाक डार साहब किसके सदर थे? लाहौर चैम्बर के। शहबाज शरीफ साहब किसके सदर थे? लाहौर चैम्बर के। ये कहाँ से आए पता है आपको? आप लड़की हिस्ट्री चेक करें, ये कौन है? अच्छा, तो ये कोई टैक्सपेयर की लॉबी है? ये तो दुकानदारों की लॉबी है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं ना कि अगर आप ये कहते हैं कि ना कभी पीपल्स पार्टी के साथ रहे ना कभी तहरीक इंसाफ के साथ रहे, तो फिर तहरीक इंसाफ में तो उस वक्त एफबीआर के चेयरमैन आप भी थे। किसने रोका था कि इन करप्ट बिजनेसमैन को आप ना पकड़े? तो हाथ डाला था ना, जिस में आपको याद नहीं, मेरे जमाने में दुकानदारों की हड़ताल हुई थी ना, मैंने डाला था ना हाथ। उसके बाद आपको याद नहीं? जब गवर्नर हाउस में मैंने CNIC डाला था और मैंने कहा था कि हर परचेज के ऊपर आप आइडेंटिटी कार्ड लेंगे, तो पूरा पाकिस्तान मेरे खिलाफ हो गया था। इमरान खान मेरे साथ खड़े थे और उन्होंने मेरा साथ दिया, मगर बिजनेसमैनों ने और पूरी माफिया ने इतना उनको तंग किया कि उनको पॉलिटिकली वापस लेना पड़ा। मैं तो बिल्कुल इस बात को खुलेआम कहता हूँ कि यस, मैं क्यों आ गया वापस। आपको अगर आप याद करें कि मैं 2019 में वो चीज लाया था, और मैं आपको आज भी कह सकता हूँ कि 2019 का बजट जो इमरान खान ने हमने प्रेजेंट किया था उससे ज्यादा बेहतर डॉक्यूमेंटेशन का बजट आज तक पाकिस्तान में प्रेजेंट नहीं हुआ। नहीं, लेकिन साथ खड़े होने से क्या फायदा जब आप वो चीज को खत्म नहीं करा सके और फिर उसके बाद उससे विड्रॉ कर लिया, आपने एफबीआर छोड़ दिया। तो मतलब ये साथ खड़े होने से क्या होता है? Where was the political will? मेरी एक बात सुने, हमने अपनी कोशिश अब जहां तक की मैंने करने की कोशिश की। जब मेरा पॉलिटिकल सपोर्ट मुझसे हट गया, मैं अलग आ गया, मगर अगर मैं नहीं करा सका, मैं कम से कम मैं आइडेंटिफाई तो कर गया। मैं लॉ तो चेंज करके गया था। आज भी मैंने लॉ चेंज कराया था, जिसमें मैंने कहा था कि हर परचेज को CNIC डालें। उसमें कौन सा आज अगर आप IMF की बात पढ़ लें, वही बातें कर रहे जो मैं कह के आया था। तो वो तो हम तो कह के आए थे, हमें पता है पीटीआई का कभी सपोर्टर है ही नहीं ट्रेडर, ना पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है। और जिस दिन भी ये गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग आएगी वही होगा जो हम कह रहे हैं। ये तो इसमें कोई हमें कंफ्यूजन ही नहीं है। हम दोबारा आगे करेंगे, जरूरी तो नहीं है कि अगर उस वक्त हम पीछे हटे तो आज पीछे दोबारा पीछे हट जाएंगे। यानी अगर आपने कहा अगर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग आएगी, यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वो नहीं खड़े हो सके, और जब अगर आएंगे तो आप भी साथ आएंगे। इज दैट राइट? जी, मेरे जाति की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बंदा आएगा जो पाकिस्तान को सही करना चाहता है। देखिए रादिया, ये नहीं हो सकता कि हमें ये भी नहीं पता। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूँ, हमें अगर आप मुझसे पूछे कि आप बताएं कि इतना बड़ा बाजार है कराची में, बोरी बाजार, या लाहौर में लिबर्टी मार्केट है, अगर मैं आज आपको कहूँ कि लिबर्टी मार्केट का टैक्स कितना टैक्स देता है, तो आपको नहीं पता और वो टैक्स नहीं देते। तो अब हम उसको रजिस्टर नहीं करा पा रहे, या वो हड़तालें करते हैं या वो गुड्स बेचते हैं, तो फिर हमें उनको पकड़ना है। अगर नहीं पकड़ेंगे तो पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, लेकिन इसके लिए तमाम हुकूमत, जो भी हुकूमत में हो, उसने फिर विथस्टैंड करना होता है हड़तालों को भी। हमारे यहाँ होता यही है कि हुकूमतें जो है वो घुटने टेक देती हैं जब हड़तालों की बात आती है। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक से वापस आते हैं तो शब्बर जैदी से जरा मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब, अब ये बताइएगा, आपने बहुत सारे हल तो आप मुस्तकिल बताते आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपने हमारे ही प्रोग्राम में कही थी कि एक ही हल है, टेक्नोक्रेट सेटअप हो, लंबे अरसे के लिए हो, तो फिर पाकिस्तान की मईशत को जो है वो संभाला दिया जा सकता है।
क्या उस फॉर्मूले पे काम करना बंद कर दिया गया है, वो टॉपिक अब क्लोज हो गया है? नहीं, देखिए, उसमें फार्मूले पे काम करना बंद नहीं हुआ। उसमें सबसे बड़ी रुकावट कह लें या सबसे बड़ा जो मसला कह लें वो ये है कि ये बात तमाम लोगों ने अब एक्सेप्ट कर ली है और करनी चाहिए। हम भी एक्सेप्ट कर, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि जो भी कुछ करा जाए वो आइन के दायरे में रख के होना चाहिए। अगर आप आइन के दायरे में रख के नहीं करेंगे तो कल को फिर जो लोग हैं पॉलिटिशियन जिनका राइट है असेंबली में आना, वो ये कहते हैं कि ये कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल काम नहीं होना चाहिए, जो बात दुरुस्त है। अब इसका जो रास्ता निकाला जा रहा है और वो शायद निकल आएगा, वो ये कि हमारा मसला पाकिस्तान में जो है वो इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा इकोनॉमिक पॉलिसी का है कि हम पाकिस्तान में कोई कोहेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी बना ही नहीं सके। कोई पार्टी आती है वो कुछ करती है, कोई आती है कुछ करते हैं और कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। और उसके बाद जो पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा है वो उनके बारे में कहा जाता है और बात जगह सही भी है कि वो इंटरफेयर करते हैं। तो अब कोशिश इस बात की जा रही है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर एटलीस्ट एक प्लानिंग की हद तक एक चीज पे एग्री करें और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन लाएं जो कि गैर सियासी हो और उसकी टर्म पोस्ट हो और वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी को स्टीयर करे और इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट के पास हो मगर इकोनॉमिक पॉलिसी स्टीयर कर जाए। ये एक मामला इंशाल्लाह आएगा और इसके ऊपर बड़ा सीरियसली काम हो रहा है। फॉर्मूले पे कौन काम कर रहा है और कब तक ये फॉर्मूला आ रहा है? ये देखिए, ये काम इसके ऊपर सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, मगर देखिए ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ सबको काम करना पड़ेगा ना। ना इस वक्त इस फॉर्मूले पे कौन काम कर रहा है ना शब्बर साहब, बी ओपन। इस फॉर्मूले पे मेरा मकसद है, ये एक सोच है ना जो इंडिपेंडेंट लोग जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स को समझते हैं। अच्छा, यानी मिफ्ता इस्माइल साहब, खाकान अब्बासी साहब जैसे उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप बनाया है। टेक्निकली वो भी यही कह रहे हैं ना, इमेजिनिंग पाकिस्तान, वो क्या कह रहे हैं? सही। नई कहानी उन्होंने शुरू की है तो मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं ना कि सर ये नहीं चल सकता इस तरह से। सर तो इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाएगा, उसके लिए किसको बिठाया जाएगा? तमाम पॉलिटिकल जमातें जिसमें शहबाज शरीफ भी हो, इमरान खान साहब भी हो, जरदारी साहब भी हो, मौलाना साहब भी हो, बिठाएगा कौन? ये मेरी बात सुने, तमाम लोगों को इस बात का एहसास है कि वो आगे मुल्क को चला नहीं सकते। में शहबाज शरीफ भी शाम के पछता रहे होंगे कि वो में क्यों आए। अब बिठाएगा तो वही लोग बिठाएंगे जो पहले पाकिस्तान में आर्बिट्रेटर बनते रहे हैं। पहले वो अगर उन पे इल्जाम पहले ये है कि वो सेलेक्टर बनते रहे थे। सेलेक्टर अलग होता है, आर्बिट्रेटर अलग होता है। आर्बिट्रेशन तो अल्टीमेटली उन्हीं लोगों को करनी पड़ेगी जो पाकिस्तान में पहले भी आर्बिट्रेशन करते रहे हैं। क्योंकि और कोई पाकिस्तान में इतना ताकतवर नहीं है कि वो आर्बिट्रेशन के लिए रोल अदा कर सके। और वो आर्बिट्रेशन के लिए तैयार है? क्यों नहीं तैयार, बिल्कुल तैयार है। थैंक यू सो मच शब्बर जैदी साहब फॉर बीइंग विद फोकस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ज़रा सियासत पर। अगर यहाँ पर शब्बर साहब कहते हैं वो आर्बिट्रेशन के लिए तैयार हैं तो हम इजाजुल हक साहब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि आर्बिट्रेशन हो रही है सियासी फ्रंट पर या वो भी मुमकिन नहीं इस वक्त। वेलकम बैक। जहां पाकिस्तानी सियासत में मईशत इस वक्त इंतहाई अहमियत की हामिल है, वहीं सियासत और मईशत को आप अलग नहीं कर सकते। ऐसे में पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक तो जर्नलिस्ट हैं, एक सीनियर तज्जिया निगार होते हैं और एक हमारे यहाँ वो लोग बहुत अहमियत के हामिल हैं पाकिस्तानी सियासत को और मौजूदा हालात को समझने के लिए, जिनका बहुत ही करीबी ताल्लुक़ मुक़्तदर हलकों से भी रहा हो और साथ में वो सियासत भी करते हों। तारुफ कराती चलूँ, हमारे इस वक्त के मेहमान हैं इजाजुल हक साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं, यानी साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं और मुस्लिम लीग ज़िया के सदर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इजाजुल हक साहब, ये फरमाइएगा कि हर तरफ से इलेक्शन की आवाज़ें, और जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये चाहती है हर चंद कि KP के इलेक्शंस हो जाएं, पंजाब असम्बली के भी हों, फिर ज़िमनी इंतखाबात कौमी असम्बली के होने हैं, लेकिन ओवरऑल इमरान खान साहब पूरी कोशिश में हैं कि आम इंतखाबात जल्द से जल्द हो जाएं, जो कि अब तक नहीं हो सके। वो तो फौरी चाहते थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि वक्त गुजरता जा रहा है, हुकूमत टस से मस नहीं है।
वो मुख्तलिफ इदारों ने जिस तरह की रिपोर्ट जमा कराई थी और जो हमने 9 फरवरी को वो ख़बर भी ज़ाहिर शाया हुई थी जिसमें वजारत दिफा हो, ख़जाना हो, इन सब ने माजरत कर ली थी। इवन अदलिया भी वो मैजिस्ट्रेट्स प्रोवाइड नहीं कर सकती जो कि दरकार है, यानी द अमाउंट दैट इज़ रिक्वायर्ड, वो पूरी नफरी ही नहीं मौजूद। ये बताइएगा क्या सब लोग एक हो गए हैं एक तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, या आप ये समझते हैं कि हाँ इस वक्त के हालात ही ऐसे हैं कि इलेक्शंस की बात नहीं की जा सकती और कोई और रास्ता निकालना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त ये जो हालात पैदा हुए हैं पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए कि इलेक्शंस को किसी सरकमस्टांसिस की वजह से या इकोनॉमी की वजह से या सिक्योरिटी की वजह से उनको तब्दील किया जाए। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह आगे ले जा सकते हैं मैक्सिमम। जब मोहतरमा का हादसा हुआ आपको मालूम होगा कि कितनी अफरा तफरी हुई थी, कितने जो है आग लगाई गई थी, कितने नारे लगे थे, और फिर आसिफ जरदारी का वो नारा कि पाकिस्तान खपे, उस वक्त भी इलेक्शन जो है वो पूरा 1 महीने से भी कम दिन थे जो उसको पोस्टपोन किया गया था। तो मौजूदा सूरत हाल में तो ऐसी कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है, ना ही आप इस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। एक वन ऑफ हादसा बहुत बड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बतदरीज खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में तो बहुत बुरी है। एक हादसा बहुत बड़ा हुआ, लेकिन कई माह से हम देख रहे हैं ना कि किस कदर खराब है। देखिए वो तो है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और ये मजीद खराबी की तरफ जाएगी अगर हमने स्टेटस को मेंटेन रखा तो। अगर हम इसी तरह फंसे रहे और तवज्जो हमारी जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रही, तो मैं समझता हूँ ये हालात ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाएंगे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत भी उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। उनकी प्रायोरिटी इकॉनमी को ठीक करना नहीं है, उनकी प्रायोरिटी जो है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना नहीं है, क्योंकि हमें कुछ नज़र नहीं आया कि उन्होंने कोई नेक्टा को एक्टिवेट किया हो या नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की हो। इस वक्त उनकी तमाम तर तवज्जो इस चीज़ पर है कि एक शख्स को रास्ते से कैसे हटाएं, उसको किस तरह से नाअहल करें और किस तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाए। अच्छा। तो अगर हम इसी को मेंटेन करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे, तो मुझे नहीं नजर आता कि आप कोई बेहतरी का सफर तय करेंगे। मुझे लग रहा है कि बहुत सी रुकावटें और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइएगा इजाजुल हक साहब, ये जो आपने कहा ना कि तमाम सियासी जमातें एक ही काम पर लगी हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए, चाहे वो नाअहल हो जाए किसी एक केस में या दूसरे केस में। फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना के हवाले से वो बार बार कहते हैं। माजी में हम देखते थे कि -1 की बातें जहाँ से आती थी ताकतवर इदारों से, यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ है कि सियासी जमातें ये चाह रही हैं कि -1 हो जाए, या आप ये समझते हैं कि उसमें आप न्यूट्रल्स को बिल्कुल बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते, वो सब पार्ट एंड पार्सल है इस -1 का? देखिए माजी के अंदर ये ज़रूर हुआ है, इसीलिए लोगों को शक और शुबात होते हैं। माजी में मुझे मालूम है कि 93 में, 96 में, 96 के बाद ये कोशिश हुई ज़रूर कि, और PMLN के ख़िलाफ़ हुई ज़्यादातर। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तो इतनी नहीं हुई कि -1 किया जाए, लेकिन PMLN के ख़िलाफ़ हुई क्योंकि मैं उसका हिस्सा था उस वक्त। लेकिन वो कामयाब इसलिए नहीं हुई कि आपको अंदर से लोगों को तोड़ना पड़ता है, और अगर आप उनके अपने लोगों को तोड़ दें तो उस वक्त सिचुएशन और थी। मतलब इसमें कोई शक नहीं कि PMLN की भी एक वक्त में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह से आप उस लीडर को जो कि एक पॉपुलर पार्टी को लीड कर रहा हो, उसको माइनस करने के लिए ये मेरा ख्याल है कि वो लाइन हम क्रॉस कर चुके हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई करके या नाअहल करके या पार्टी को तोड़ने की कोशिश करें। अगर पार्टियां तब टूटती हैं जब पार्टियों की पॉपुलैरिटी ना हो। अच्छा, तो आज लोगों ने देखना है कि आपने जो कहा कि पहले नवाज शरीफ साहब को माइनस करने की कोशिश की गई और इसका आप भी हिस्सा थे, तो फिर उनको एक बार तो नहीं 2 बार माइनस करने की कोशिश की गई ना। तरीका वारदात जरा मुख्तलिफ था। जी बिल्कुल, मैंने कहा कि मैं उस वक्त PMLN के अंदर था, उसका हिस्सा था जब वो कोशिश हुई थी। ठीक। एक मरतबा जब काकड़ फार्मूला इस्तेमाल हुआ, उससे पहले कोशिश की गई थी। ये बात मुझे नवाज शरीफ साहब के वालिद ने बताई थी कि उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब को आगे लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनके वालिद उस वक्त रुकावट बन गए थे बीच में।
और उन्होंने कहा कि नहीं, जिस के लीडर के पास 2/3 अक्सरियत है, अगर उसको निकाल कर तुम्हें ला रहे हैं, ये उनके अल्फाज थे, कोट अनकोट मैं बता रहा हूँ, वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा जो उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उसकी 2/3 अक्सरियत है, उसे निकाल रहे हैं, तो तुम किस बाग की मूली हो। तो ये उनके अल्फाज थे। तो फिर उन्होंने इस बात पे एग्री नहीं किए थे, तो फिर आपको पता है कि दोनों तरफ से हुकूमत टूट गई थी, और फिर जब गुलाम इसाक साहब को भी जाना पड़ा और नवाज शरीफ साहब को भी जाना, और दूसरी बार पनामा में कोशिश की गई। पनामा में उनको ऐसा नहीं था कि उनको हटाकर किसी और को लाएं, लेकिन वो पनामा का एक और कोई वजह हुई होगी जिससे मैं इतना ज्यादा, क्योंकि उस वक्त मैं PMLN में नहीं था, तो मुझे उसका इतना अंदर की बात का इतना इल्म नहीं। उनके साथ मैं कोलिशन में जरूर था उस वक्त। तो अब ये जो अंदर की बात है वो बताइए कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब के लिए कुछ दरवाजे बंद से नजर आते हैं। वो भी एडमेंट एक ही हैं, और अभी उन्होंने अभी जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका में, उसमें भी उन्होंने साबिक आर्मी चीफ के हवाले से बड़ी सख्त बातें कही हैं। वो आज भी वही बातें कर रहे हैं जो पहले कहा करते थे, कि उन्हीं को ज़बरदस्ती उनकी रिजीम को चेंज कराया गया। और साथ उनका ये भी कहना था कि उनसे जो इख्तलाफात शुरू हुए वो तब हुए जब साबिक आर्मी चीफ करप्ट लोगों को बचाने में लग गए। सो अब आप मुझे बताइए कि ये मामलात इमरान खान साहब को क्या बंद गली की तरफ ले गए हैं? देखिए, मैं हमेशा से ये बात करता आया हूँ, और मैं इसको समझता हूँ। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की अगर है तो ये मुल्क है। बेसिकली मेरा अपना ये यकीन है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि किसी की बात करूं। मैं इमरान खान से मुतअद्दिद मरतबा मेरी मुलाकात हुई है। हर मरतबा मैंने उनको यही कहा है कि देखें, इस मुहाजराई से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप के रास्ते में रुकावटें आएंगी। आपको फायदा क्या? अब देखें, जनरल बाजवा जा चुके हैं, ही इज नो मोर बेसिकली इन द सीट। जो शख्स बैठा हो उससे तो आप लड़ लें, लेकिन जो शख्स मौजूद ही नहीं है उससे लड़ने का आपको क्या फायदा? इसकी एक एक्सरसाइज जो है, मतलब आप एग्जांपल्स ले लें जो मैंने उनको भी बताए, कई दफा मरतबा बताए, कि नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की थी, केस चलाने की कोशिश की थी। ये भी कहा कि इनको पता नहीं 10 मरतबा फांसी दी जाए, और फिर क्या हुआ कि रातों रात नहीं बल्कि दिन दिहाड़े, मतलब रोशनी में, जब वो कोर्ट में जा रहे थे, वहां से कोर्ट से उठकर तो वो सीधा AFIC आ गए। तो फिर इमरान खान साहब क्या कहते हैं? नहीं जा सकती। जो मुतादिद मुलाकातें हैं जिसमें आप कहते हैं महाजराई से कुछ हासिल नहीं होगा, तो फिर वो क्या बिल्कुल मफाहमत नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं करना चाहते? नहीं, उनकी तो ख्वाहिश है मेरे ख्याल में कि, और वो इस बात को समझते भी हैं, लेकिन देखिए, ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। दोनों तरफ से कोई थोड़ा बहुत गिव एंड टेक होना चाहिए। दोनों तरफ से गुफ्तगू होनी चाहिए। जितनी देखें ये महाजराई, इससे कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन जो दोनों तरफ है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ताली दोनों हाथों से बजती है। इमरान खान साहब ने ताली का हाथ आगे कर दिया है, दूसरा हाथ क्यों नहीं मिल रहा? जबकि सदर आरिफ अलवी साहब ने भी बड़ी कोशिशें की, बीच में बहुत लोग पड़े हैं जिनके राब्ते हैं, एंड आई एम श्योर कि आपके भी बड़े अच्छे करीबी ताल्लुकात हैं, आपने भी कोशिश की होगी। देखिए, हर किसी ने जो मुखलिस था इस्टेब्लिशमेंट के साथ और मुल्क के साथ, उसने कोशिश ज़रूर की होगी। सदर आरिफ अलवी ने भी कोशिश की, 2 मुलाकातें भी हुई, लेकिन वो नतीजा उनका नहीं निकला। वो नतीजा नहीं निकला क्योंकि उन मीटिंग्स के अंदर अगर आप या तो हो ना कि भाई आपने कोई आगे बात चलानी है, अगर दोनों तरफ से ब्लेम गेम चले तो फिर तो बात नहीं चलती बन सकती। तो एक साइड को थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ती है ऐसे मामलात में। सही। और मैं समझता हूँ कि जो बेहतर ये है कि किसी ना किसी तरीके से कंसेंसस इवॉल्व किए जाए। मैं तो काफी दिनों से ये बात कह रहा हूँ, और इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कोई शराइत होंगी ना जिसकी बिना पर मामलात आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, शराइत तो जरूर होंगी और शराइत सामने रखने भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जो अगर कोई ऐसी शराइत हो जिससे कि मुल्क को कोई नुकसान हो रहा हो, या वो बाद में ये समझा जाए कि अगर हमने ये आ गए हुकूमत के अंदर तो फिर कोई पाकिस्तान के स्टेट को कोई नुकसान होगा या पाकिस्तान के किसी और चीज़ को नुकसान होगा, तो बैठ के गुफ्तगू करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। देखें, ये महाजराई तो जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो उन्होंने भी मुझे क्यों निकाला कि रट एक, मतलब उनका एक
ये स्लोगन सा बन गया था, जो उन्होंने काफी देर तक उसको चलाने की कोशिश, फिर वोट को इज्जत दो उसको चलाने की कोशिश की, जिसको अब कैप्टन सफदर साहब ने कहा कि ये तो बिल्कुल ये अब मट्टी में मिल चुका है। तो फिर गुजरांवाला के जलसे में उसके बाद उन्होंने 2 मरतबा खुलकर तनकीद भी की, लेकिन फिर मामला तय भी हो गए। तो कहीं ना कहीं तो कोई बातचीत हुई होगी, कहीं ना कहीं तो कुछ चीजें सामने रखी यानी होंगी, आप कहीं ये ना कह कहीं रहे तो हैं, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को सबसे पहले साबिक आर्मी चीफ के हवाले से जो उनका असॉल्ट है वो बंद करना होगा, चुप होना होगा। जैसे मरियम बीबी का ट्विटर खामोश होता था, जैसे नवाज शरीफ साहब खामोश होते थे, पहले खामोशी और उसके बाद मफाहमत। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि इस वक्त एजाजुल हक साहब ने कही, इसी पर ज़रा मजीद बात करते हैं राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। साबिक वफाकी वजीर एजाजुल हक साहब जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग जेड यानी ज़िया के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपने कहा कि पहले जो है वो मफाहमत के ज़ाहिर दरवाजे हो सकते हैं, बातचीत का दरवाज़ा खुला है इमरान खान साहब और मुक़्तदिर हलकों में, उसको आगे लेकर जाना होगा। लेकिन ये भी बड़ी अजीब बात है कि जब एक इदारा अपने आप को न्यूट्रल कह चुका है तो क्या ज़रूरत है इमरान खान साहब और उनके मामला दुरुस्त होने की? सियासत करने दें, इमरान खान साहब सियासत करें, इलेक्शन लड़ें, दैट्स अबाउट इट। या आप समझते हैं कि इसके बगैर किसी भी सियासतदान को सियासत प्रैक्टिस नहीं करने दी जाएगी? देखिए, ये बात भी नहीं है, ये भी एक गलत फहमी है कि वो मुदाखलत करते हैं। अगर उन्हें मुदाखलत करनी होती तो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे जुलाई में और अक्टूबर में, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रल होके ट्रांसपेरेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए, जहां से हम सोच भी नहीं सकते थे कि पीटीआई जीतेगी। वहां से पीटीआई जीत के आ गई क्योंकि लोगों ने उनको वोट दिए। तो ऐसी कोई बात मुझे नहीं नजर आती कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतनी मुदाखलत करे। लेकिन ये है कि इसमें हुकूमत को भी और एस्टेब्लिशमेंट को, या जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जुडिशरी भी है उसके अंदर, हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर आप ये कहेंगे जी कि हम उठाकर वो कोई केस ऐसा ले आए जो कि 2 साल पहले हाई कोर्ट ने उसको बाहर फेंक दिया था उठाकर, जो कि वो बच्ची का केस है, टायरन या क्या नाम जो भी केस है, उसको अब दोबारा से अगर उठाकर उसमें अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, या ऐसे किसी केस में जो कि बाकी भी उस पर जवाब दे हैं, यानी कि तोशा खाना हो गया, फॉरेन फंडिंग होगी। किस जमात ने फॉरेन फंडिंग को डिक्लेयर किया आज तक? यहाँ किस जमात ने तोशा खाना से चीजें बगैर डिक्लेयर किए अपने अपने घरों को ले गए? हमारे पास वो सारी चीजें जो है उनकी मालूमात भी हैं। लेकिन ये इन चीजों में मतलब कि उलझना इस वक्त जबकि मुल्क एक बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। देखिए, इस वक्त तो एक पीस और ट्रूस की जरूरत है। हाँ। और देखिए, मैं और ये पीस और ट्रूस, देखिए आपने केसेस का जिक्र किया, लेकिन माजरत के साथ एजाजुल हक साहब, क्या कर सकती है एस्टैब्लिशमेंट? क्या वो कोर्ट को कहेगी कि भाई इनको डिस्क्वालीफाई नहीं करना? सियासतदानों को कहेगी कि ये आप छोड़ दीजिए केसेस? बात तो फिर मुदाखलत की आ जाएगी ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोर्ट पे असरअंदाज होंगे या कोर्ट को कुछ कहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ हुकूमत को ये होश के नाखून लेने चाहिए कि अननोन लोगों से जाकर केसेस दायर करवा रहे हैं और फिर बड़े बड़े वकला जो हैं उनको रखा जा रहा है वो केस लड़ने के लिए, कि जो शख्स है उसको कोई जानते ही नहीं। अच्छा। लेकिन जो वकील उसको लाया उसका केस लड़ने के लिए, वो सारे पाकिस्तान उसको जानते हैं। अच्छा, अब जैसे तो, शेख रशीद साहब का केस है, फवाद चौधरी साहब का केस है, इन दोनों का केस इसलिए यूनिक मुझे लगता है कि सब कहते हैं कि ये वो सियासतदान हैं जो एस्टैब्लिशमेंट से करीब भी रहे हैं। खुसूसन शेख रशीद साहब के लिए तो जाहिर है सब गेट नंबर 4 की पैदावार का एक इस्तिलाह भी यूज़ करते हैं। उनके साथ जो कुछ हो रहा है, क्या किसी किस्म का कोई मैसेज दिया जा रहा है इमरान खान साहब को? देखिए, ये एक बड़ा अफसोसनाक मैं कहता हूँ पीरियड है, ख़ास तौर पर जो शेख रशीद साहब, इस वक्त उनकी उम्र ही 70+, मतलब आप देखें आप तो 70-60 साल में तो आदमी वैसे ही रिटायर हो जाता है नॉर्मली। तो इतनी मर्तबा एक शख्स जो है वजीर रह चुका, 7-8 मर्तबा पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका, फिर उसको आप हथकड़ियाँ लगा कर कौम के सामने लेकर जाते हैं, फिर धक्के देते हैं। तो ये रवायत नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं खुद अपनी मुखालिफ हुकूमत के दौरान जेल गया हूँ 4 मरतबा, जब मोहतरमा की हुकूमत थी, लेकिन इस किस्म का रवैया नहीं था।
तो इसका मतलब मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया, क्योंकि वो तो साबिक वजीर आजम भी रह चुके थे, उनको जेल में डाला गया, उनकी दफ्तर को डाला गया, वो भी गलत था। देखिए, मुझे अब उन केसेस का मालूम नहीं है। नवाज शरीफ साहब को जब जेल डाला गया तो उस वक्त तो जहाज के अगवा का केस था ना, बाद में जो ठीक हो गया, लेकिन वो तो सारी दुनिया को पता था। ना पनामा का जिक्र कर रही हूँ मैं। जी, मैं पनामा का जिक्र कर रही हूँ। हाँ, पनामा का देखें, पनामा का जो चीजें सुप्रीम कोर्ट में हुई जाकर, अब उस पर मैं गुफ्तगू करूं कि सही था या गलत था, ये तो देखें क्योंकि आप जिस तरह शेख रशीद साहब का कह रहे हैं ना कि वो गलत है, और इस तरह 70 साल से वो उनकी उम्र है और वो वफाकी वजीर रह चुके हैं कई बार, तो इसलिए मैंने कहा कि क्या कोई कंपैरिजन है? आप समझते हैं वो भी गलत था और देखिए, ये भी गलत है? इसमें और उसमें क्या कंपैरिजन है? शेख रशीद साहब ने क्या किया? कोई उन पे करप्शन का केस नहीं है, कोई चोरी का केस नहीं है, कोई किसी को कत्ल करने का केस नहीं है। वही चीज उन्होंने रिपीट कर दी जो इमरान खान ने थोड़े दिन पहले कही थी। अच्छा, और तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। सही। तो ये मैसेज कौन दे रहा है वैसे? हुकूमत दे रही है आपको लगता है इमरान खान साहब को? देखिए, हुकूमत तो किसी हद तक भी जा सकती है। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है। सर, मैसेज कौन दे रहा इस है? किस्म की क्या मुक्तदर हल्के मैसेज दे रहे हैं इस गिरफ्तारी से? उनको क्या जरूरत है जब हुकूमत के पास एफआईए उनके कंट्रोल में है, ठीक। पुलिस उनके अच्छा, कंट्रोल में है। नवाज शरीफ पंजाब से उठा के हाँ, आते हैं, जो कुछ करते हैं इस्लामाबाद के अंदर करते हैं आते हैं। इसका मतलब सियासतदान एक दूसरे को पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहे हैं, ये आपका कहने का मकसद है, जो कि नहीं होना चाहिए मौजूदा हालात में। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि उन्होंने भी कुछ शराइत रखी हुई है? क्योंकि मामला देखें, वो वहाँ मौजूद है लंदन में, वो चाहें तो वापस आ सकते हैं क्योंकि उनके भाई की हुकूमत है और काफ़ी बड़ी काबीना का साइज़ है, पावरफुल हैं शहबाज शरीफ साहब। उनका ना आना अब तक समझ में नहीं आया। कुछ ना कुछ जाहिर है पर्दादारी है मामलात की। देखिए, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि क्या वजह है, किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का खौफ है। जब मौजूदा हुकूमत आई थी कि सब उनके हामी जमातें थीं, तो उनको उसी वक्त वापस आ जाना चाहिए था। फिर उन्होंने अपनी बेटी को वापस भेजा, उनके केसेस सारे हमारी आंखों के सामने देखते देखते ख़त्म हो गए। इसहाक डार साहब को उन्होंने वापस भेजा, उनके सारे मामला ठीक हो गए। तो उनको चाहिए कि इस वक्त वो वापस आए। मैं तो बार बार ये बात करता हूँ कि शायद उनके आने से कोई खुशगवार माहौल ही पैदा हो जाए, कहीं कोई बेटर सेंस प्रिवेल कर जाए कि एक शख्स जो कि खुद कहे कि मैं जिला वतनी में रहा हूँ, और जिला वतनी में ही अपने आप को वो कहते हैं सेल्फ एग्जाइल में अगर वो रहे हैं, तो शायद उनको इतना एहसास हो गया हो कि मुल्क के माहौल को किस तरह से बेहतर करना है, इन रवायतों को किस तरह तब्दील करना है, सबको बुलाकर किस तरह से बैठाना है। देखिए, मैं 9 माह से एक बात कह रहा हूँ, ठीक, मुझे बेशक मेरी बात को रद्द कर दें। मैं ये कह रहा था कि खान साहब ने भी इस बात पे तैयार हो जाना था कि इलेक्शन की डेट से 1 माह पीछे या 1.5 माह पीछे की कोई डेट दे दें और सब इकट्ठे बैठ जाए। अच्छा, लास्टली मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि टेक्नोक्रेट सेटअप की बड़ी बातें अभी भी होती रहती हैं, और इसी तरह से कि मौजूदा असेंबलियों की मुद्दत भी इमरजेंसी डिक्लेयर करके, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करके बढ़ाई जा सकती है। ये होता आप देख रहे हैं? देखिए, मौजूदा हुकूमत के होते हुए अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी तो कोई हालात ठीक नहीं होंगे। अगर कोई टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही है तो मैं आपको बताऊं कि इस मुआजराई से निकालने के लिए अगर किसी ने, मोतबर शख्सियत ने या अदारे ने अपना किरदार अदा ना किया, तो ये हालात जो खराबी की तरफ गए, जिन्होंने खराब किए, आप समझते हैं वही ठीक करेंगे इसे? मतलब अगर एक सर्जन जो है ऑपरेशन करता है और अंदर कोई चीज छोड़ देता है या खराब कर देता है, तो उसी से नहीं आप ठीक करवाते, आप किसी और को बुलाते हैं कि भाई ये शख्स से नहीं ठीक हो सका, अब आप इसको ठीक करें। तो इस पोलराइजेशन के अंदर ना तो मुझे इलेक्शंस नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसका रिजल्ट ही ऐसा खराब निकलेगा, रिजल्ट सही नहीं निकलेगा इस मुहाजराई के अंदर। अच्छा। ना ही आप इकोनॉमी को ठीक, तो आप हक में है कि टेक्नोक्रेट सेटअप होना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा टेक्नोक्रेट सेटअप होना, मैं तो ये कहता हूँ कि इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन रूल्स ऑफ द गेम को तय करें, कोई डेट अनाउंस करें और उसके बाद सब इकट्ठे बैठ जाएं। कोई ना कोई तो बैठा सकता होगा ना। वो कौन माजी में भी बैठते रहे। नहीं, कौन है मोतबर शख्सियत जो बिठाएगी, जो आप कह रहे हैं? कोई मोतबर शख्सियत, मोतबर अदारा, कोई स्टेक होल्डर्स जो हैं पाकिस्तान के, लेकिन मोतबर इदारे से भी तो बहुत शिकायत रही हैं कि 2018 में जो कुछ इलेक्शन जिस तरह से हुआ,
जिस किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई और बहुत सारी चीज़ें तो अब सामने आ चुकी हैं। तो आपको लगता है 1988 से 2018 तक जितने इलेक्शंस हुए हैं वो उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं तो किसी ना किसी का कोई किरदार रहा है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं है तो फिर इसको मतलब अपनी आंखें बंद करने वाली बात है ना। और 2023 में तो आप पुरएतमाद हैं कि कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किरदार नहीं होगा? मेरी ख्वाहिश है और मेरी सोच है और मुझे लग रहा है जो इरादे अब उन्होंने दिखाए हैं और जिस तरह से माजी के ज़िमनी इंतखाबात करवाए हैं, अगर आपस में कोई रूल्स ऑफ द गेम तय हो गए तो इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस मुझे नजर आते हैं। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब पार्ट करने का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।